नमस्कार साथियों, आज हम जानने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2026 पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन फॉर्म निकले हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। आप किस तरीके से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और किस प्रोसीजर के द्वारा यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। तो अगर आप भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगी। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हूँ और यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो चेंज हो चुका है। तो ये क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूनिराज। जब आप इस यूनिराज वेबसाइट पर जाएंगे तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मेन वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर आपकी मेन वेबसाइट ओपन होगी। इस मेन वेबसाइट पर जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी एडमिशन, राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन का ये जो लिंक है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पीएचडी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से देखनी है। क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, सीट का क्या मैट्रिक्स है, उसके बाद ही आपको अपना एडमिशन प्रोसेस करना है। तो आइए देखते हैं क्या है डिटेल्स। तो आइए सबसे पहले हम टेंटेटिव जो शेड्यूल है इस एडमिशन प्रोसीजर का वो देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो वेडनेसडे 27 मई 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 7 जून 2026 रात 12 बजे तक आपके लिए ओपन रहेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट डेट का इंतज़ार करने से बेहतर है हम अभी अपना फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद जब एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, यानी कि 12 जून 2026 को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो डिपार्टमेंट वाइज पब्लिश होगी। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन डिपार्टमेंट में जाकर के नोटिस बोर्ड पर भी वो लिस्ट देख सकते हैं। उसमें अगर आपका नाम है तो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी होना पड़ेगा। उसके बाद आपको राइटअप सबमिशन करना होगा। राइटअप से यहाँ पर हमारा मतलब है कि आपको अपना रिसर्च प्रपोज़ल यहाँ पर सबमिट करना होगा। 15 जून इसकी लास्ट डेट है। 15 जून तक आपको अपना राइटअप यानी कि आपका जो भी रिसर्च प्रपोज़ल है वो यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू फाइनलाइज की गई है 16 से 20 जून के अंदर। तो 16 से 20 जून के अंदर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो डेट है वो अपनी फिक्स करेंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाना होगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी? 23 जून 23 जून को ट्यूसडे को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज या फिर ऑनलाइन भी आप उसे देख सकते हैं, वो पब्लिश की जाएगी। उसके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट होगी। वो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जितनी सीट पीएचडी के लिए फ्री रहती है उतने ही यहाँ पर एडमिशन लिए जाते हैं। उसके बाद आपको अपनी फ़ी डिपॉज़िट के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा। 27 जून तक आप अपना जो कोर्स वर्क की फ़ी है उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको सबमिट करना होगा। डीडी बना करके उसका सबमिट करना होगा अपने डिपार्टमेंट में। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है या किसी सीट पर एडमिशन नहीं होता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके लिए भी आपके लिए फ़ी डिपॉज़िट की लास्ट डेट है 4 जुलाई और उसके बाद 4 जुलाई के बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। फिर आपकी
थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद आपकी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा आपका 6 मंथ का, यानी कि कोर्स वर्क में आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उन सब्जेक्ट का 6 महीने तक उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, थ्योरी पेपर्स होंगे और फिर उनका एग्ज़ाम लगेगा। जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो ये कंप्लीट टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा जो कि यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए है। अब आगे हम समझते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारे लिए इसमें जो काम की बात है वो पेज नंबर 12 पर लिखी है, यानी कि सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है हम समझते हैं। तो चलिए पेज नंबर 12 पर चलते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर मैं बताऊंगी, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो सब कुछ लिखा है यहाँ पर। अब इस बार आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। पिछली बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद आपका इंटरव्यू और फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी वो इस तरीके से थी। लेकिन अब कंप्लीट प्रोसीजर बदल गया है। NEP 2020 के हिसाब से अब एडमिशन लिया जाएगा। तो क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि PhD प्रोग्राम के लिए जो आपके स्कोर्स थे UGC नेट, CSIR नेट, गेट या CEED में, उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। उसके हिसाब से ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो याद रखना, जिन्होंने UGC नेट, CSIR नेट, गेट या CED का फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने उनको क्वालिफाई कर लिया है, वही कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उन्हीं के चांसेस हैं 100% कि उन्हें ही PhD में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरीके का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपके जो स्कोर रहे हैं नेट एग्ज़ाम में और आपने क्या क्वालिफाई किया, आपने नेट क्वालिफाई किया है या आपने GRF क्वालिफाई किया है, उस हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पर फिक्स होगा। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आपने जो भी राइटअप तैयार किया है उस राइटअप के आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, राइटअप यानी कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो एकदम अच्छा होना चाहिए। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो PhD की सीट्स जिनके अंदर है वो प्रोफेसर्स, उन सबको वो आपका जो राइटअप है या आपका रिसर्च प्रपोजल है वो पसंद आना चाहिए। उसके हिसाब से आपको 50 मार्क्स जो यहाँ पर कंपलसरी है उसमें से आपको मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन आपको बनानी होगी उसी टॉपिक पर जिस पर आपने राइटअप लिखा है और उसको इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करनी है जिसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द एप्लीकेंट इन रिसर्च, यानी कि 50 नंबर तो आपके राइटअप के हैं और आप जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे सिर्फ उसके हैं। उसके अलावा जो 50 मार्क्स हैं वो आपसे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपको रिसर्च की कितनी नॉलेज है, आप किस तरीके से एलिजिबल हैं, आपका क्या एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये इंटरव्यू के टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। तो इंटरव्यू की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। UGC नेट में भी 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। उसके हिसाब से आपको किस चीज़ के कितने मार्क्स मिलेंगे, आप कौन सी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, वो भी यहाँ पर एकदम सही तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। तो आइए इनको भी समझते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी इंटरव्यू के और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आप रिसर्च के बारे में जो भी आपकी नॉलेज है, उनके 100 मार्क्स प्लस आपका UGC नेट का स्कोर। तो ये कैटेगरी वाइज है, सही, इसको सही से समझते हैं। कैटेगरी 1 में लिखा है कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप, यानी कि आपने UGC नेट, CSIR नेट, गेट या CED का एग्ज़ाम जो दिया था, आपने उसका लेवल 1 क्वालिफाई किया है, तो आपको या तो GRF मिलती है या कोई अदर फेलोशिप आपको अवार्ड हुई है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो कैटेगरी 1 का ये क्राइटेरिया है। कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विदाउट GRF, जिन स्टूडेंट्स को GRF अवार्ड नहीं हुई है वो सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं, तो 100% जो मार्क्स मिलेंगे उसको,
उसमें से 70% जो वेटेज रहेगा वो यूजीसी नेट के स्कोर्स का रहेगा और 30% जो वेटेज रहेगा उसका वो इंटरव्यू बोर्ड के जो मार्क्स वो ऑब्टेन करेगा उसके आधार पर रहेगा। ध्यान रखना, कैटेगरी 2 में लिखा है साफ साफ कि 100 में से 70% मार्क्स आपके यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस रही थी उसके आधार पर, और 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू के आधार पर जोड़े जाएंगे और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जगह मिलेगी। और कैटेगरी 3 के लिए यहाँ पर लिखा है कैटेगरी 3 फॉर पीएचडी ओनली प्रोग्राम। आपने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या अदर जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें साफ साफ लिखा होगा यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो आप कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल हैं। अगर वहाँ पर लिखा है यू आर ओनली एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन तो फिर आप यहाँ कैटेगरी 3 के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी 3 में जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो किस तरीके से, जो 100% मार्क्स हैं उसमें से 70% वेटेज आपका जो भी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट में जो आपकी परफॉर्मेंस रही थी उसके आधार पर, और 30% आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके आधार पर आपके मार्क्स जो है वो इंक्लूड होंगे और फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा। तो आप यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर कोई मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं है, 100% मार्क्स उनका इंटरव्यू बोर्ड के आधार पर ही होगा, टोटल स्कोर 100 ही है। कैटेगरी 2 के लिए 70% वेटेज उनका रहेगा यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट और सीईडी एंड 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू बोर्ड। इस तरीके से आपको 100 स्कोर मिलेगा। कैटेगरी 3 में भी सेम ही है, 70% वेटेज फॉर नेट एंड 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू स्कोर्स। तो इस तरीके से ये 100% मार्क्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, यहाँ पर लिखा है क्लॉज नंबर 6 में लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट्स के यूजीसी नेट के स्कोर और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी उसके स्कोर हैं अगर वो दूसरे कैंडिडेट के इक्वल हैं, यानी कि 2 बंदे हैं, दोनों के मार्क्स बिल्कुल सेम है, जैसे कि मेरे अगर 99 मार्क्स हैं और किसी दूसरे कैंडिडेट के भी 99 मार्क्स हैं तो दोनों में से प्रेफरेंस उसे ही मिलेगी जो कि अर्लियर बॉर्न होगा, यानी जिसका जन्म पहले हुआ है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी हमारी पीएचडी एडमिशन के लिए। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स किया है, आपने एमए, एमएससी, एमकॉम, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम में, उसमें ही आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की हो और आपके मास्टर्स का जो फाइनल स्कोर है वो 55% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपकी जो परसेंटेज रही थी मास्टर्स में वो 55% से ज़्यादा होनी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर कुछ 5% का उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, 55% प्लस 5% रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है तो उन्हें मैं बता देती हूँ, पीएचडी प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 5 साल तक का होता है, यानी कि मिनिमम 3 साल तक आपको अपना रिसर्च वर्क करना होता है। उसके बाद 5 साल तक के लिए आपको जीआरएफ मिलती है। तो जिन स्टूडेंट्स को जीआरएफ मिलती है वो तो 5 साल तक के लिए, और जिन्हें नहीं मिलती है वो मिनिमम 3 साल के बाद अपना थीसिस सबमिशन कर सकते हैं। तो इसका ड्यूरेशन रहता है 3 से 5 साल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिनिमम ड्यूरेशन रखा गया है आपके लिए 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद आप अपना थीसिस सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो कोर्स वर्क रहता है वो कोर्स वर्क एडमिशन के बाद अगले 6 महीनों तक के लिए रहता है। कोर्स वर्क में आपको कुछ थ्योरी पेपर्स पढ़ने होते हैं। उन थ्योरी पेपर्स को पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एक पेपर आपसे लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट होता है। उसमें जब आप पास कर लेते हैं उस एग्ज़ाम को, उसके बाद ही आपका एक्चुअल रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि हम पीएचडी में एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि वहाँ पर
पीएचडी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम सीट का मैट्रिक्स देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आइए देख, तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट में हमारे पास कितनी सीट्स हैं। पीएचडी फॉर इंग्लिश में 39, फ्रेंच में 3, हिंदी में 31, जैन स्टडीज़ में 1, फिलॉसफी में 2, संस्कृत में 11, एबीएसटी में 32, ईएएफएम में 8, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 64, एजुकेशन में आपके पास 36 सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन 2, नैनो टेक्नोलॉजी 2, ड्रामेटिक्स में 4, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 12, म्यूज़िक में 23, लॉ में 34, मैनेजमेंट में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 9, बॉटनी में 82, केमिस्ट्री में 100, सबसे ज़्यादा सीट्स मुझे यहाँ पर अभी तक नज़र आई है। केमिस्ट्री में 100 सीट्स हैं यहाँ पर। एनवायरमेंटल साइंस में 5, ज्योग्राफी में 18, जियोलॉजी में 9 और कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस में 19, मैथमेटिक्स में 45, माइक्रोबायोलॉजी में 3, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज 2, फिज़िक्स में 46 और साइकोलॉजी में आपके पास रहेंगी यहाँ पर 6 सीट्स। तो ध्यान रखना साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर सिर्फ 6 सीट्स ही अवेलेबल है, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पर आपके पास सीट्स नहीं है। तो आपका जो भी एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा, वो इन 6 सीट्स पर ही रहेगा। स्टैटिस्टिक्स में 5, जूलॉजी में 64, एंथ्रोपोलॉजी में 6। और ये जो सीट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ये भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से भी आपको नीचे दिखेंगी। इकोनॉमिक्स में 38, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में 69, पॉलिटिकल साइंस में 93, ये सेकंड सबसे हाईएस्ट सीट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में 93, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 16, राजस्थान स्टडीज़ में 2 एंड सोशोलॉजी में 43। तो हमें फिर से एक बार निराशा हाथ लगी क्योंकि हमारे पास साइकोलॉजी में सिर्फ 6 ही सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। अब हम एक बार फिर से यहाँ पर सीट का मैट्रिक्स देख रहे हैं कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ और सीधा हम साइकोलॉजी पर चलते हैं। ईएफएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन और यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और ये रही 29 नंबर पर हमारी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में टोटल सीट्स हमारे पास 6 हैं, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की, 1 ओबीसी, 1 एससी एसटी और इस तरीके से ये टोटल 6 सीट्स हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 1 1 1 0 1। तो 0 कौन सी कैटेगरी के अंदर है ये भी हम देख लेते हैं। एमबीसी के अंदर यहाँ पर एक भी सीट्स आपकी बार अवेलेबल नहीं है, यानी यूआर में आपके पास 2, एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1, एमबीसी में 0 और ईडब्ल्यूएस में हमारे पास 1 सीट है। इस तरीके से टोटल 6 सीट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी यहाँ पर सीट्स नहीं हैं। फिजिकली हैंडीकैप सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इन कैटेगरी के अलावा, ये जो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी दी गई है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर, तो इन सीट्स को अपनी ध्यान रखिएगा, आप कौन सी कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस चीज़ की कितनी फ़ीस है। सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो 3,000 रुपये यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, पीएचडी कोर्स वक्त जब आपकी ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म 280 और री रजिस्ट्रेशन फॉर्म 280 है। ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना पीएचडी के अंदर, उसके बाद ये आपकी जो नीचे 2 3 4 पर जो फ़ी लिखी हुई है उसके बाद का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले अभी के लिए तो आपको 3,000 फ़ी एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर दी हुई है। तो ध्यान रखना 3,000 रुपीज़ अगर हमारे पास है तो ही हम पीएचडी में एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है,
सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वेबसाइट दिखाई थी, उस वेबसाइट पर आपको जाना है, जो कि हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब क्या, तो ये आपका पीएचडी एडमिशन के लिए जो राइटअप का फॉर्मेट है वो है, इसको ध्यान से देखना। आपको 1500 वर्ड्स में अपना राइटअप लिखना है, यानी कि अपना रिसर्च प्रपोजल। जब भी आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं पीएचडी में, तो आपको अपना राइटअप तैयार करके रखना होता है पहले से, और फिर आपको उसको नोट डाउन करके वहाँ पर सबमिट करना होता है। तो ये यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको फिल करके देना है। तो ये आपको अपना फॉर्म नंबर और नेशनल टेस्ट सब्जेक्ट नेम, यानी कि जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऊपर की ओर लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, किस समस्या पर आप अपना शोध कार्य यानी कि अपनी रिसर्च करना चाहते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना शोध कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं। फिर आप कौन कौन से साहित्यों की आपने समीक्षा की, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने कैसे किया है वो आपको लिखना है। फिर मैथडोलॉजी, आप किस मेथड का यूज़ करके अपना रिसर्च जो भी वर्क है, अपना जो शोध कार्य है वो करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। किस मेथड के द्वारा आप क्वालिटेटिव यूज़ करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा राइटअप लिखना होगा। और यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें भी लिखी है, जैसे कि प्लीज़ डू नॉट ऐड और डिलीट पेज। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से किसी भी पेज को ऐड नहीं कर सकते हैं और डिलीट भी नहीं कर सकते। आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपना राइटअप वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। और इसी राइटअप के ऊपर आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बनानी होगी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रही हूँ। अपनी उसी टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक पर आपने अपना राइटअप, अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, उसी टॉपिक के ऊपर आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना है और अपनी पेन ड्राइव में और एक हार्ड कॉपी में ज़रूर लेकर के जाना। एक हार्ड कॉपी, जो भी आप राइटअप लिख रहे हो उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और वही पीपीटी प्रेजेंटेशन में भी आपके पास पेन ड्राइव में होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वही आपके सामने रहेगा और उसी में से देख करके आप अपनी जो भी चीज़ है, अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन 2026 राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेशन में आकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एडमिशन प्रोसीजर से रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है कि क्या बिना यूजीसी नेट क्वालिफाई के हम एडमिशन नहीं ले सकते, तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं आप। ध्यान रखना है इस बात को, जिन स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, कैटेगरी 1, 2 या 3, तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वही, सिर्फ वही स्टूडेंट्स ही पीएचडी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं और वही 100% यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं है वो क्वालिफाई कर लो जल्दी से, ताकि नेक्स्ट आने वाली पीएचडी प्रोसीजर, पीएचडी एडमिशन की जो ये वैकेंसी है इसमें आप अप्लाई कर पाएँ और आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सपना पूरा कर पाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है, ताकि वो भी अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है उनके माइंड में, तो वो भी उन चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएँ और कंप्लीट जो प्रोसीजर है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसे समझ पाएँ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और मेरा ये जो चैनल है ब्रेनसेज बाय शिल्पा फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब भी आपको करना है। थैंक यू।